सफलता की कहानी और नवाचार प्रदेश में दूरस्थ अंचलों से प्राप्त नवाचारों और सफलता की कहानी पर आधारित है। इसमें एक कहानी हमें संकलन के द्वारा ऐसी भी प्राप्त हुई जो आजादी से आज तक निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया को फॉलो अप करते आ रही है और इस पंचायत चुनाव में भी सरपंच सहित सभी 20 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये कहानी भी इसमें छापी गई है। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्य आतिथ्य उद्बोधन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की जय। जय श्री राम। आज ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में आयोजित हमारे 9 निर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के 3 दिवसीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, विभाग के सचिव श्री भीम सिंह जी, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया जी, डायरेक्टर पंचायत श्री पीसी मिश्रा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे 33 जिलों से चुनकर आए सभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षगण और मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे तो एक एक करके सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, शायद उपाध्यक्षों से नहीं हुई होगी, लेकिन करीब करीब अध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आज इकट्ठे हमारे 33 के 33 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ मुलाकात हो रही है, तो मैं आप सब लोगों को जीत की भी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारा ये देश गांवों का देश है, हमारा छत्तीसगढ़ भी गांवों का प्रदेश है, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस संकल्प है कि आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिले हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिनका मूल मंत्र है, और सब वर्ग के विकास के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18-18 घंटा काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोग को सौभाग्य से मिले, जो आज के समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं और जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर था, जिसको 11 साल में चौथे स्थान पर लाके
खड़ा कर दिए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और उन्होंने अगर 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है तो उसमें सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। खाली अकेले प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी ये काम है। और हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का सबका उसमें योगदान जरूरी है। और आप सब लोग तो एक एक पूरे जिले के विकास के रीढ़ के हड्डी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते। तो आप लोगों पर तो बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब बहुत बड़ी आप लोगों की इसमें भूमिका रहने वाली है। और एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि एक एक आदमी इतिहास बदलने का काम किए। और आप लोग तो एक एक जिला को अगर चाहेंगे तो जिले में क्या नहीं हो सकता है, जिले का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। मेरे इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं जो एक एक व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे उड़ीसा के डॉक्टर अच्युत सामंत हैं, जो एक बार राज्यसभा सदस्य भी थे, जिनका किड्स और भुवनेश्वर में वो महाविद्यालय चलता है। और उनकी भी अगर जीवन देखेंगे, उनकी भी जीवनी पढ़ेंगे तो एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी झाड़ू पोछा करके उनका पालन पोषण करके उनको पढ़ाई लिखाई। वो डॉक्टर हो गए और उन्होंने प्रण ले लिया, कहे कि बहुत उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी, संघर्ष किया। तो उन्होंने प्रण किया कि हम आजीवन बिना शादी के कुंवारा रह के जनता का सेवा करेंगे। और आज इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिए हैं। मैं जब 14 से 19 5 साल केंद्र में मोदी जी के शासन में एमओएस था, राज्य मंत्री के रूप में काम किया, तो वहां पर मुझे 2 बार उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो वहां पर उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया है कि पूरे उड़ीसा के 25,000 जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। 25,000 बच्चों को, मामूली बात नहीं है। हम लोग 1-2 बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन वो पूरे उड़ीसा के और विशेषकर जो नक्सल प्रभावित परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी, सबको, और सब वहां पर खाली दाखिला लेते हैं। एक बार उनके परिवार वहां छोड़ते हैं गार्जियन, और पूरा उनका देख रेख, उनका कपड़ा लत्ता, किताब कापी, तेल साबुन तक की व्यवस्था, और ऐसी वैसी कोई व्यवस्था नहीं, स्टैंडर्ड जैसे प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था आप जानते हैं उस तरह का। और एक नानाजी देशमुख हुए जिन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान खड़ा किया है आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतलब बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ और यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में। वहां भी हम जब प्रदेश अध्यक्ष थे पहली बार, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी के साथ में 3 दिन हम लोग रहे वहां पर। और उन्होंने भी इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है कि 500 गांवों को उन्होंने उस संस्थान ने गोद लिया है। और गोद लेने का मतलब कि उस समय तक, आज से कई साल पहले आप समझिए कि हम 2006-7 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने, तब गए थे। और उस समय 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। 500 गांव को एडॉप्ट किए थे, लेकिन 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। और आत्मनिर्भर करना मतलब उस गांव के एक एक घर का, परिवार का डाटा उनके पास, कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कितना पढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, उनके यहाँ आय की क्या, मतलब आय का क्या स्रोत है, खर्चा कितना है। और 80 गांव को, हर घर को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिए थे कि उनका जितना खर्चा
उससे आमदनी ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब कि एक व्यक्ति अगर ठान ले, दृढ़ इच्छा शक्ति बना ले कि हमको जन सेवा करना है, समाज को सुधारना है, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर अच्युत सामंत के पास कोई संसाधन नहीं था, उनकी माताजी झाड़ू पोंछा करके उनको पढ़ाई लिखाई, लेकिन इतने मतलब साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ अपने आप साधन भी उपलब्ध हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है। कितने लोगों की इच्छा रही होगी कि हम भी जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, लेकिन उनमें से आप लोगों का चयन हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अवसर है 5 साल के लिए। और अच्छा काम करेंगे तो जनता स्वयं चुनती है कि नहीं। मैंने भी पंच से अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू की। हम भी ज्यादा मतलब संघर्ष में ही अपना जीवन बिताए। 10 साल की उम्र में पिताजी का साया उठ गया था, उनका निधन हो गया था, और परिवार में सब भाइयों में हम बड़े थे, और हमारे सामने विधवा माँ थी, दादी माँ थी, तो उनको भी संभालना, खेती बाड़ी भी करना, पढ़ाई भी करना, तो हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष में रहा। और जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके हम तो ये सोचे थे कि भाई हमको तो कहा, हम तो सरपंच बनने तक भी नहीं सोचे थे। ये विधायक, सांसद और आज मुख्यमंत्री का जो दायित्व मिला है, ये सब कभी हम नहीं सोचे थे। हम यही सोचे थे कि घर में खेती बाड़ी करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छी नौकरी में लगाएंगे। और हम पढ़ाई पूरी किए, गांव में थे, तो पंचायत चुनाव का समय था। गांव वालों ने कहा कि आपको तो घर ही में रहना है, तो आप पंच बन जाओ। तो मैंने चुनाव लड़ी पंचायत मतलब वार्ड पंच की, और वार्ड पंच बना। 5 साल पंच रहा। तो चूंकि पंचायत में मैं ही पढ़ा लिखा भी था, तो 5 साल पंचायत वाले हमारा काम धाम देखे। तो अगले पंचायत के चुनाव में 5 साल बाद जब आया, तो बोले कि अब अगर आप सरपंच बनोगे तो निर्विरोध आपको सरपंच बना देंगे। तो मैंने कहा कि भाई सरपंच ही क्यों, आप सभी पंचायत के जो वार्ड है उनको भी आप निर्विरोध करो, तब एक मैसेज भी जाएगा कि पूरा पंचायत निर्विरोध है। तो सबने प्रयास किया, और 13 वार्ड होते थे उस समय, अब तो बड़ी पंचायत हो गई है, तो मतलब तो और वार्ड बढ़ गए हैं। तो एक वार्ड में खाली चुनाव हुआ, 12 वार्ड निर्विरोध हो गया। एक वार्ड में चुनाव हुआ, उसमें भी अपना आदमी जीता। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो मैं शायद उस समय अपने जिले का मतलब दूसरा निर्विरोध सरपंच था, रायगढ़ जिले का। तो 6 महीना हुआ सरपंच के रूप में काम करते हुए। तो फिर विधानसभा का चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमको बहुत मना करने पर भी विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया, और वो भी मैं निर्विरोध टाइप का जीता। उस समय आप उठा के देखिएगा 1990 के चुनाव में कि 320 विधानसभा सीट होता था मध्य प्रदेश में। तो तपकारा, जहां से मैं 90 में पहली बार विधायक बना, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, तो उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ। उनको साइकिल छाप मिला उनके प्रत्याशी को, और साइकिल के ऊपर में पंजा लगा के चुनाव लड़े, तो जमानत जब्त हुई कांग्रेस की। और एक तरह से हम निर्विरोध जैसा विधायक बने। तब से लगातार मतलब जनता ही अपने आप बोलती है कि भाई इनको आप विधायक 3 बार अभी हूं, 4 बार लगातार रायगढ़ से सांसद रहा। और हर बार पहला जब सांसद का चुनाव लड़ा तो मात्र 5800 से जीता था, और जब चौथा लोकसभा का चुनाव जीता तो 2,17,000 से जीता। मतलब मैं इसलिए सबका जिक्र कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सच्चे भावना से समाज की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो अपने आप जनता आगे बढ़ाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनके पास गृह विभाग भी है, बहुत मेहनती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी
छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत समृद्ध प्रदेश है, यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा है। आज 44% भूभाग यहाँ का वनों से आच्छादित है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है, तो बहुत संपन्न प्रदेश हो सकता है। और वहां पर जो एक बड़ा विकास में बाधक था नक्सलवाद, और 1.5 साल में जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ पा रहे हैं, तो इसमें डबल इंजन सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्र के माननीय गृह मंत्री हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ठान ही लिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे प्रदेश में नक्सलवाद था, मतलब 100% में करीब 77% नक्सलवाद हमारे प्रदेश में था। बाकी 30% नक्सलवाद ये 6-7 और राज्यों में था जो हमारे प्रदेश से लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में वहां नक्सलवाद के खिलाफ में अच्छा काम हुआ था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं था। प्रदेश शासन का सहयोग बिल्कुल नहीं मिला था, इसलिए 77% नक्सलवाद यहां बाकी था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना और उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे आदरणीय प्रदेश के गृह मंत्री जी ने किया। लगातार उस क्षेत्र में रहते हैं। आज हम लोगों ने उनको आत्मसमर्पण करने का भी आह्वान किया, अच्छी पुनर्वास नीति दिए, उसका भी लाभ हुआ कि आज भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं। उनको हम लोग स्किलिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और ऐसे जो क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, आज नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां पर हम लोग सरकार की योजना को पहुंचाने में भी सफल हो रहे हैं। आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। आज स्कूल की घंटी बज रही है वहां पर, नहीं तो पहले तो खाली गोली की आवाज सुनाई देती थी। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है। आज राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन पहुंच रहा है। मतलब इतना तकलीफ। अभी मैं एक गांव में गया इस सुशासन तिहार में, मुलेर, नंदलाल को मालूम होगा, मुड़ामी जी को, मुलेर जो पहला सुरक्षा कैंप था वहां गया, तो मुलेर ग्राम पंचायत और उधर पहाड़ के उधर वो पंचायत का मुख्यालय था। तो राशन लेने उनको करीब 25 किलोमीटर जाना पड़ता था, पहाड़ पार करके। 3 दिन में वो लोग राशन ला पाते थे। एक दिन जाते थे, बीच में कोई किसी के यहाँ रुकते थे, अपना चावल पकड़ के वहां खाना बना के खाते थे, रात रुक के फिर जाते थे, फिर वहां से राशन लेके फिर वहीं रात में रुकते थे, तब 3 दिन में घर पहुंचते थे। ये परेशानी उस क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर विकास कितना पीछे था। तो अभी हम लोग सरकार में आए तो मुलेर को अलग पंचायत बना दिए, तो वहां पर राशन का दुकान खुल गया। तो कितने खुश थे वहां के लोग, कितना मतलब हम लोग को आशीर्वाद दे रहे थे, वो तो मैं ही जानता हूं वहां पर जो मतलब मौजूद था। तो इस तरह से आज विकास कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है, इसमें आप सब लोगों का बहुत रोल रहने वाला है। और हमारा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर गांव का विकास नहीं होगा, ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा, तो विकसित छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, और विकसित छत्तीसगढ़ नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा अवसर है। ये 3 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर आप लोगों को मतलब व्याख्यान देंगे। आप लोग पूरा समय, इसमें कोई कटौती मत करिएगा, पूरा 3 दिन पूरे समय रहकर और हर चीज को नोट करके आप लोग जाइएगा। निश्चित रूप से आपका जो दायित्व है उसमें सफल होने के लिए ये 3 दिन का ये प्रशिक्षण बहुत कारगर होगा। आप लोग सब अनुभवी, हम जानते हैं, लंबे समय से नीचे स्तर से आप लोग भी काम करके आगे बढ़े हैं, लेकिन जीवन भर सीखना होता है। जीवन भर हम सब लोग भी सीख रहे हैं। हम लोग तो ये 1.5 साल में 2 बार अभी हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, मंत्री लोग। यहाँ का जो IIM है ना रायपुर का, वहां मंत्री लोग हम लोग 2 बार ट्रेनिंग ले चुके हैं। और इसमें कैसे सुशासन स्थापित करना चाहिए, कैसे सरकार चलाना चाहिए,
इस पर व्याख्यान देने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। नीति आयोग के सीईओ से लेकर पूरे देश के जो प्रकांड विद्वान हैं, सब लोग आके वो लेक्चर देते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। अभी हम लोग का 7, 8, 9 विधायक सांसदों का हम लोग का ट्रेनिंग मेन पार्ट में है। इसके पहले भी ट्रेनिंग हो चुका है। अभी आज मतलब पत्रकारों का ट्रेनिंग चल रहा है विधानसभा में। इसके पहले हम लोग वहीं पर थे। तो जीवन भर सबको सीखना पड़ता है और जितना सीखेंगे उतना वो अच्छा होता है, वो काम ही आता है। तो मेरा अनुरोध है कि ये प्रशिक्षण आप लोग अच्छा से अटेंड करिए, इसका जरूर लाभ होगा। और बाकी पंचायत में कैसे कैसे रिफॉर्म ला रहे हैं, पंचायत मंत्री जी बता चुके हैं। अभी हम लोग का एक वादा था, मोदी की गारंटी जो पूरा की है 1.5 साल में, हमारे मंत्री जी बता चुके हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि 1.5 साल में आज मोदी की गारंटी के अधिकांश काम, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, चाहे 70 लाख माता बहनों को आज हम लोग महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर थे उनको 10,000 रुपया आपके पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। आज तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ा के हमारे जो बस्तर और सरगुजा संभाग के 12.5-13 लाख लोग, गरीब लोग इससे जुड़े हैं, उनको हम लोग उनका तेंदुपत्ता पूरा खरीद रहे हैं। अभी 1 जून से आपका चरण पादुका योजना फिर से चालू किए हैं, उनको बोनस भी देंगे। अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है तो 10-10 पंचायत सेलेक्ट करके उसमें शुरू किए हैं। तो हम तो अभी सुशासन तिहार के दरमियान कई पंचायत में गए भी और उस सेंटर में भी गए, तो उसका बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। तो ये सब भी आप लोगों को देखने की आवश्यकता है कि वो सब सुचारू रूप से चलते रहें। आने वाले और 6 महीने में मंत्री जी का और विभाग का ये संकल्प है कि और भी 5,000 पंचायतों को जोड़ेंगे और अगले साल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तक पूरे जितने भी 11,000 से ऊपर पंचायत हैं सब में अटल डिजिटल सेवा केंद्र ये सब शुरू हो जाएगा। तो ये सब भी सुचारू रूप से चलें। हमारे उपाध्यक्ष जो होते हैं वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। तो शिक्षा कैसे सर्वव्यापी हो और कैसे शिक्षण के कार्य ठीक से चलें। अभी इतना शिक्षा के क्षेत्र में एक अनबैलेंस था पिछली सरकार के कारण कि 300 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए थे, 5,000 से ज्यादा स्कूल एक शिक्षकीय हो गए थे और कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पर बच्चों से ज्यादा शिक्षक थे। तो उसको हम लोग युक्तियुक्तकरण के माध्यम से अभी बैलेंस किए हैं। हर क्षेत्र में हर स्कूल में आज बच्चे पहुंचे हैं। तो शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। तो शिक्षा मतलब भी सर्वव्यापी हो, अच्छे से हो। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू किए हैं और उसमें शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम भी कर रहे हैं। पीएम श्री योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, उसके माध्यम से हम लोग अभी तक 350 स्कूल करीब शामिल हुए हैं और धीरे धीरे और भी शामिल होंगे। तो वहां पर एक एक स्कूल को 2-2 करोड़ वहां की अधोसंरचना के लिए वहां सारी व्यवस्था हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है। तो शिक्षा पर विशेष हमारे उपाध्यक्षों को देखना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले हम अपने मंत्रालय में थे तो हम वो खोल के रखते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी खोल के रखते हैं, क्या क्या चल रहा है देखते रहते हैं। तो एक जगह एक गुरुजी मोबाइल मतलब ऑन कर दिया और खुद नाच रहा है और बच्चों को भी नचा रहा है और शराब पी के धूत एकदम। सरगुजा तरफ का ही कोई स्कूल का था। तो मैंने तत्काल बसो राजू जी हमारे पास थे, हमारे सीएम सेक्रेटरी बोला तत्काल इसको सस्पेंड करवाइए और 1-2 घंटे के अंदर में उसको सस्पेंड किए। तो इस तरह आज मतलब कहना नहीं चाहिए कि आज देखिए प्राइवेट स्कूल हैं, वहां पर हमारे टीचर्स कम पैसा पाते हैं लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमारे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब देखना पड़ेगा, ये सब सुधारना पड़ेगा। और विशेषकर हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष भी हैं, तो पूरा एक तो प्रवास से बहुत जरूरी होता है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबका, चाहे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबका जितना ज्यादा हम लोग दौरा करेंगे, चाहे हमारे अधिकारी, उतने ही ज्यादा कसावट आता है और उतने ही जल्दी मतलब ज्यादा अच्छा काम भी होता है। तो आप लोग समय निकाल कर मतलब अपने क्षेत्रों में, और आपका तो पूरा जिला कार्य क्षेत्र है, तो पूरे जिले में प्रवास करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब कसावट प्रशासन में भी आएगा और क्या बोलते हैं, विकास के जो काम है गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए। तो सारे, आज मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों का सत्र भी शुरू होने वाला है और सत्र में सभी तरह के विशेषज्ञ आप लोगों को सारी बातें बोलेंगे। तो पुनः मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको आप लोग 3 दिन पूरा अटेंड करके जाएं, सब नोट करें और ये प्रशिक्षण वर्ग निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के विकास में पंचायती राज के माध्यम से एक मील का पत्थर साबित हो और ये कार्यशाला सफल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से एक बार हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं। बैनर लगा दो। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं विभाग के प्रमुख सचिव महोदया से आग्रह करूंगा कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं विभाग के सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं संचालक पंचायत संचालनालय से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं संचालक SIRD से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु विभाग के प्रमुख सचिव महोदया को आमंत्रित करता हूं कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रशिक्षण की इस कड़ी को हम शुभारंभ की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रशिक्षण के संक्षिप्त परिचय एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए हम विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को आमंत्रित करते हैं कि आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण और अन्य सभी गण्यमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ है। इन संस्थाओं को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए सतत प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पंचायत अंतर्गत संचालित RGSA योजना संचालनालय का उद्देश्य भी यही है। हमारे जनप्रतिनिधि और कर्मियों की योजनाओं की बेहतर समझ, प्रशासनिक दक्षता और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता से युक्त करना। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में SIRD यानी कि यहाँ पर जिला स्तर पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला पंचायत संस्थान केंद्र DPRC
और विकासखंड स्तर पे बीपीआरसी में रहेगा। ये कार्यक्रम हमारे नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को ग्राम स्तर पर शासन और सेवा वितरण की भूमिका के लिए तैयार करने की एक सुनियोजित पहल है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं की समझ, संसाधनों के प्रबंधन और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बने। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बनाती है। आप सभी न केवल नेतृत्व करता हैं, बल्कि ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। आप सभी प्रतिभागियों से आग्रह करती हूं कि आप सब इन सत्रों को पूरी गंभीरता से और उत्साह के साथ भाग लें, ताकि यह प्रशिक्षण आपके कार्यों में वास्तविक परिवर्तन ला सके। हमारे उद्देश्य स्पष्ट है: आत्मनिर्भर, पारदर्शी और जनभाग उत्तरदायी ग्राम पंचायत। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में पंचायती राज को और अधिक मजबूत बनाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। निश्चित ही प्रमुख सचिव महोदया ने जो बातें बताई वो हमारे पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में रहेगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से मैं आग्रह करूंगा कि वे अध्यक्षीय उद्बोधन से हमारे प्रतिभागियों को अभिभूत करें। बोले भारत माता की। ऐसा ठंडा ठंडा जाए बोलेंगे थोड़ी चलता है। बोले भारत माता की। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हम सबके बीच में हमारे मुखिया, हमारे नेता, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन संभालते ही चमत्कारिक ढंग से सभी दिशाओं में काम करना शुरू किया। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 2 वर्षों में कोई टैक्स नहीं बढ़ा है, लेकिन बजट बढ़ा है, खर्च बढ़ा है। ये चमत्कार होता है भाई। 2 बजट हमारे आए हैं, उनका आप ये देख लीजिए, ब्रीफ देख लीजिए, आपको ध्यान आएगा। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, और हर आवास बिल्कुल स्पष्टता के साथ है। 8,47,000 पहली बार में, दूसरी बार में फिर 3 लाख, तीसरी बार में फिर 3 लाख, 2,47,000 दूसरे आवास जो अधूरे बने हुए थे उसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से उसको पूरा करना है। पीएम जनमन के आवास है उसको पूरा करना है। सब कुछ मिलाकर के 18 लाख आवास हम पहुंचते हैं। उसको भी नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में पहला प्रस्ताव यह हुआ था कि गरीबों का आवास दिया जाएगा, और उसको देने का काम भी मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ये 18 लाख आवास जो मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें जो केंद्र से हमको प्रत्यक्ष स्वीकृति मिली है 8,47,000 एक बार, और 3-3 लाख से अधिक आवास 2 बार, 14.5 लाख आवास एक हमको केंद्र से 1.5 वर्षों में स्वीकृति मिली। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी आप देख लेंगे तो 1.5 वर्षों में 14.5 लाख आवास नहीं मिले हैं उनको। उतने आवास हमारे छत्तीसगढ़ में स्वीकृत हुए, और उन आवासों के स्वीकृत होने के उपरांत उनका बजट में प्रावधान होना, उनके लिए राशि जारी होना। अभी तो ये स्थिति हुई है कि मैंने स्वयं ही आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम 3 लाख जो नए हमको आवंटन प्राप्त हुए हैं उसको थोड़ा सा गैप करके शुरू करते हैं। सब कुछ एक साथ होना मुश्किल होते जा रहा है फील्ड पर। तो 18 लाख आवास एक साथ पूरा स्वीकृत करना। माताओं बहनों के लिए 70 लाख माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना। विगत सरकार थी, उसने कहा था कि 500 रुपया माताओं बहनों के खाते में हर महीना देंगे। 5 साल सरकार बीत गई, 5 रुपया नहीं मिला, किसी को ध्यान भी नहीं आया उनका। लेकिन माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने हर महीने 1,000 रुपया उनके खाते में जाना चाहिए, इसकी चिंता करके बात आगे बढ़ाई। 21 कुंटल धान एकड़ में, कुंटल का 3100 रुपया, यह भी पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक है, और सुनिश्चित हुआ है छत्तीसगढ़ में इसका आगे बढ़ना। 2 वर्षों में स्पष्टता के साथ खरीदी धान की समूचे छत्तीसगढ़ में की गई है।
ऐसे हम सब के नेता, हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच विराजमान हैं। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। योजनाओं के अंतर्गत ही नहीं, प्रक्रियागत शुद्धिकरण का भी काम हुआ है। कोयला घोटाला पुरानी सरकार ने किया था और उस कोल घोटाले में आपको ध्यान होगा ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया गया था और ऑफलाइन प्रक्रिया करके और सारे ही सप्लायर्स को जो कोयले का काम करते थे सबको ऑफिस में बुला करके सब कुछ किया जाता था। उस ऑफलाइन प्रक्रिया जो कर दी गई थी उसको फिर से ऑनलाइन करने का काम किसी ने किया है तो माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया है। अद्भुत था कि जो कस्टम बिलिंग का 40 रुपया मिलता था अचानक उसका 120 रुपया हो गया था और ध्यान था सबको कि कहां क्या हो रहा है, सबको ध्यान था कि कहां क्या हो रहा है। उसको फिर से सबको बताकर समझाकर बोलकर सारे राइस मिलर्स को, किसी ने विरोध नहीं किया, सबको पता था, उसको फिर से 80 रुपया किया गया। अब कस्टम बिलिंग 80 रुपया में होगा, अभी 120 रुपया में नहीं होगा भाई। यह भी साहसिक फैसला और बिना किसी बात के विरोध का यह भी किया गया। पुलिस विभाग में मैं आपसे कहूं तो बहुत सारी भर्तियों की प्रक्रिया, जो 6 साल से भर्ती नहीं कर पाए थे उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना, 6000 कांस्टेबल के लिए पद निकालना, 300 350 एसआई और अन्य पदों के लिए फिर से वैकेंसी जारी करना, बहुत सारे पंचायत विभाग में भी बहुत सारे काम आगे बढ़े। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूं कि इस विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। जिन लोगों ने खेल किया वो जेल गए, भलाई अभी बेल पर हैं, लेकिन अभी न्यायालय का परीक्षण होना शेष है। जिन्होंने खेल किया है वो फिर से जेल जाएंगे, उसमें भी कोई संशय नहीं। पूरी दृढ़ता के साथ इस काम को भी आगे बढ़ाने वाले हमारे मुखिया आज हम सबके बीच में इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। विभाग का काम उन्होंने मुझे दे रखा है, इस नाते मैं उनका बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। विभाग के हमारे प्रमुख सचिव महोदया निहारिका बारिक मैडम जी बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करके काम करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझा है विषय को, और तब आपसे कह रहा हूं कि कोई अधिकारी कितना काम करते हैं, आप क्या सोचते हैं, जब आप इनको काम करते देखेंगे तो आपका वो भ्रम बिल्कुल दूर हो जाएगा। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके काम करना, ऐसा निहारिका बारिक जी प्रमुख सचिव महोदया काम करती हैं। आदरणीय भीम सिंह जी हमारे विभाग के सचिव महोदय, श्रीमती प्रियंका महोबिया जी संचालक महोदया, श्री पीसी मिश्रा जी इस पूरे परिसर की देखभाल बरसों से पूरी चिंता शुचिता के साथ करने वाले, आदरणीय मिश्रा जी भी मंच पर विराजमान हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। विशेष रूप से आज जिनका स्वागत है, जिनका अभिनंदन है, वो हमारे जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षगण हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं सारे जो आज इस सभागृह में उपस्थित हैं। उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन है, जो सरकार की पूरी योजनाओं को जनता के दरवाजे तक लेकर के पहुंचते हैं। आज उनका ही दिन है, उनका ही स्वागत है। और आज प्रशिक्षण की शुरुआत है। 1,70,000 लोगों को प्रशिक्षण पूरे प्रदेश में दिया जाना है। 1,70,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है। जिला पंचायत के अध्यक्ष सारे हैं, उनके माध्यम से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा आज, और उसके बाद जिला पंचायत के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाना है, वह प्रदेश स्तर पर है। जनपद के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है और ग्राम पंचायत के सरपंचों को, 11,600 से अधिक ग्राम पंचायत है हमारे, सारे सरपंचों को, और उसके बाद पंचों को भी पूरा प्रशिक्षण की योजना बनी है, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाना है। अभी ऐसा है कि भाई चुनाव जीतकर जब हम आते हैं तो बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम करके और सारे लोगों से चर्चा बातचीत करके एक विशेष मनोस्थिति में चुनाव लड़ करके और उसके बाद फिर आप जीत कर आए, ये बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। कोई जिला पंचायत का सदस्य मतलब क्या है भाई, विधानसभा का चौथाई तो हो ही जाता है, बदलकर आपने 2 स्थानों से लड़ लिया तो आधे से ज्यादा हो जाता है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कहना चाहता हूं
कि ये सच है कि आपके पास पर्याप्त जानकारी विषयों की, आपके पास पर्याप्त जानकारी प्रावधानों की, पर्याप्त जानकारी प्रक्रियाओं की, पर्याप्त जानकारी स्थितियों की जो आपके कार्यक्षेत्र की हैं उसकी आपके पास है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर भी निवेदन इतना है कि सीखना तो जीवन भर रहता है, समझना तो जीवन भर पड़ता है। जब भी नया कुछ सीखने का अवसर मिलता है तब हम जरूर समय दें, हम आगे बढ़ें। आप सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस बार इस प्रशिक्षण के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस बार हम जो सोच कर चलेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत में, हमारे ग्राम पंचायत में होना क्या चाहिए, एक फाइनल मैप तो बनाना चाहिए ना, एक अंतिम एक स्वरूप तो हमारे मन में होना चाहिए। करना क्या है, ग्राम पंचायत का अंतिम कैसा स्वरूप होना चाहिए, उन्नति हम किसको बोलेंगे? ग्राम पंचायत हमारा ठीक हो गया ऐसा आप कब बोलेंगे? ये प्लेटफॉर्म पर होता है, डाटाबेस फॉर्मेट में होता है, लेकिन स्थानीय हमारे राज्य के मदों का निर्माण जो होता है उसका हमारे पास डाटाबेस नहीं होता है। तो एक कैंपेन चला करके डायरेक्टर मैडम इसके लिए बहुत तैयारी कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं और शीघ्र ही हम सबके बीच में आएगा। उसमें आपको जरूर ध्यान देना है, जरूर मेहनत करना है। आपके सभी ग्राम पंचायतों में जितने भी निर्माण कार्य राज्य के बजट से हुए हैं, चाहे कोई सी भी बजट से हुए हो, पंचायत विभाग के बजट से हुए, दूसरे विभाग के बजट से हुए हो, लेकिन उन सारे ही निर्माण कार्यों को आप उन प्रारूपों में ले आना, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में ले आना, इसके लिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हर उस दिन जिस दिन कैंप होगा पंचायत में आप जरूर जाएं और जब ये पूरा आ जाएगा तो आप भी अपने जिला पंचायत क्षेत्र के किसी एक ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करके या उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसी एक ग्राम को भी सिलेक्ट करके उस गांव में अब तक विगत 8-10 वर्षों में अब तक कितने निर्माण कार्य, किसका निर्माण कार्य कितनी राशि के हुए हैं वो आप देख पाएंगे। और मैं सोचता हूं कि जब आप ये देख पाएंगे तो आप योजना भी कर पाएंगे। गांव कैसा होना चाहिए, आखिरकार कितनी राशि की जरूरत है गांव को कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एक ये आकलन हमको जरूर हो जाएगा। एक और बहुत विशेष बात है, और विशेष बात यह है कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में जो दूरस्थ हैं, जंगल के हैं, इधर के हैं, वहां पर भी बाहरी लोग भी बहुत सारे आकर के बसते हैं। मैं डायरेक्ट घुसपैठिया नहीं कह रहा हूं, वो भी हो सकते हैं, ऐसे भी बाहरी लोग हो सकते हैं। अभी तक 16 रजिस्टर हमारे मेंटेन होते हैं पंचायतों में, आप जरूर जाकर चेक किया करें। एक ग्राम पंचायत में जाकर के सचिव के माध्यम से बात करके भाई 16 रजिस्टर कौन कौन से दिखाओ आपके। अब हम 2 रजिस्टर की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक रजिस्टर होगा जिसमें छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व से ही उस ग्राम पंचायत में जो परिवार निवासरत रहते हैं उनकी सूची होगी, और दूसरा रजिस्टर होगा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जो उस ग्राम पंचायत में आकर के निवास कर रहे हैं उनकी सूची होगी, ताकि गांव के पास स्पष्टता रहे, गांव के पास स्पष्टता रहे कि हम हमारे गांव के भाई कौन से परिवार हैं। छोड़ा किसी को नहीं जा रहा है, निकाला किसी को नहीं जा रहा है, कुछ कहा किसी से नहीं जा रहा है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे 2 और रजिस्टर के प्रावधानों की तरफ अभी कैबिनेट में हमको उसको प्रस्तुत करना है, करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पर भी चूंकि आपकी दोबारा मुलाकात में ऐसी मुलाकात होना भी बहुत समय लग जाएगा, सब एक साथ हो, आप जरूर इस पर ध्यान देंगे। आपसे विनती पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्नति नहीं होती है भाई, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्नति नहीं होती। हम जब किसी से कुछ बात करते हैं तो निर्माण कार्यों से इतर क्या बात करते हैं। जब हम सोचते हैं गांव के विकास के लिए तो हम निर्माण कार्यों से अलग क्या सोचते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप निर्माण कार्य मत दो भाई, आप पूरे दो, जितना कागज मुझे देना है पूरा दो, उसमें कोई इशू नहीं। मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि हम स्वयं भी एक बार आकलन करें कि किसी भी ग्राम पंचायत के लिए निर्माण कार्य से अलग और क्या है, और क्या हो सकता है, एक बार सोचें उसको। तो जो दूसरा जो पार्ट आप सोचेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक जो सर्विस लाइन की चीज है महत्वपूर्ण है। गांव में दूध का उत्पादन कितना है, गांव में भी मोर गांव मोर पानी अभियान आप सब ने भाग लिया है, उसमें बहुत अच्छे से मैं सोशल मीडिया देख रहा था,
जिला पंचायत अध्यक्ष महोदयों का सोशल मीडिया तो मैं पक्का देखता हूं, पता चलता है कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। तो आपसे निवेदन है कि जो मोर गांव मोर पानी है उसका क्या किए हैं, ग्राम पंचायत के भवन पर इस बार 24 अप्रैल को जब पंचायत राज दिवस होता है उस दिन हमने लिखा कि हमारे ग्राम पंचायत में आज कितना वाटर लेवल है। ठीक, अगली बार फिर 24 अप्रैल आएगा तो उस 24 अप्रैल को हम फिर लिखेंगे कि अब इस बार 24 अप्रैल को हमारे ग्राम पंचायत में वाटर लेवल कितना है। इस बीच में क्या करेंगे, तो विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव का पानी बढ़े, लेकिन कितना है यही पता रहेगा तब ना आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरी बार फिर लिखेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे ही दूध उत्पादन के संदर्भ में लिख सकते हैं कि आपके गांव में दूध का उत्पादन इस बार कितना है, अगली बार कितना है, उसके बाद कितना है, यह भी लिख सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत कर देंगे लोगों को, ये वो चीजें हैं जो गांव में व्यस्तता ला देंगी, ये वो चीजें हैं जो गांव में व्यसन दूर कर देंगी। नौजवान आदमी को उसको शारीरिक और मानसिक रूप से थकना होता है, किताब पढ़ेगा, मेहनत करेगा, खेती में मेहनत करेगा, एक्सरसाइज में मेहनत करेगा, खेल में करेगा, कहीं मेहनत करेगा तब वो, अन्यथा नशा होता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक हम इस दिशा में भी जरूर सोचें। और आपकी जैसी टीम आई है इस बार, सारे लोग प्रशंसा करते हैं, सारे लोग प्रशंसा करते हैं। जिसकी जितनी फीडबैक आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि जिला पंचायत के अध्यक्ष इस बार ऐसे चुन कर आए हैं जैसे पहले और कभी नहीं थे। इतने अच्छे जिला पंचायत के अध्यक्ष, इतने सक्रिय, इतने कर्मठ जिला पंचायत के अध्यक्ष सब चुनकर आए, उपाध्यक्षगण भी। तो आप सबका हृदय से स्वागत है। कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी बहुत आवश्यक है, आपको किसी से पूछना ना पड़े ये कैसे होगा भाई, ये ना हो ये नहीं होगा, आप सब कर डालेंगे। और पूछा किसी से ज्यादा, और अपने गांव जिला पंचायत, बाहर वाले सीख लेना, वहां बोले हम सब जानते हैं, लेकिन सब जानने से पहले इस प्रशिक्षण को करना होगा, तब हम सब जानेंगे, तब हम प्रक्रियाओं को जानेंगे। ग्राम सभा कैसे होगी, जनपद में क्या होगा, जिला पंचायत में क्या होगा, जिला पंचायत में प्रस्ताव का क्या अर्थ होता है, क्या हमारे प्रस्ताव को हर हाल में पूर्ण करना होता है, या जिला पंचायत में प्रस्ताव को कहां भेजा जाता है, फिर आगे उस पर क्या प्रक्रिया होती है, जीपीडीपी जो बनता है उन जीपीडीपी के माध्यम से क्या काम हो सकते हैं, क्या जीपीडीपी से पृथक भी हम कर सकते हैं, 15 वित्त की राशि आती है उसका कैसे आवंटन होता है, उस आवंटन को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और कन्वर्जेंस का भी उपयोग कैसे कर सकते हैं। कन्वर्जेंस का उपयोग, आपको इसमें कोई असुविधा अभी आ रही होगी प्रधानमंत्री इसमें नरेगा में, कारण यह है प्रधानमंत्री आवास में मैन डेज बहुत ज्यादा लग गया है, आपको और भी चर्चा में सारी बातें आपके सामने आएंगी। पंचायती राज के पूरे ही कानूनी प्रावधानों को जो आवश्यक है संचालन की प्रक्रिया के लिए आप अवश्य समझें, और विभिन्न प्रावधानों को भी समझें। गांव के एक उन्नति का ध्यान मार्ग आप